तो हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज से जो है आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब पे भी जो है हिंदी की क्लासेस डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हिंदी से रिलेटेड वो हम इस डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उसको एक बार हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो किस टॉपिक से भी आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला तो हम काम ये करेंगे कि सबसे पहले हम आज टॉपिक्स लिखेंगे जो हमारे एसएससी जीडी 2024 या फिर 23, 22 जो भी इससे पहले एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो टॉपिक्स आए हुए हैं हम सबसे पहले उसको एक बार लिखते हैं। उसके बाद से हम अपना एक टॉपिक आज नया स्टार्ट करेंगे और कम टाइम में उसको क्लियर करने की या फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है आज का सिलेबस लिखते हैं। तो एसएससी जो जीडी 2025 और हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले हिंदी का सिलेबस जो होगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लिखते हैं। हिंदी तो हिंदी में बेसिकली जो है पहले जो है जो एग्ज़ाम 2022 के पहले या उसके पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें एसएससी जीडी में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन 2022 के बाद से जो है कुछ टॉपिक्स जो है एसएससी ने बढ़ा दिए हैं। तो पहले के तो टॉपिक्स तो हैं ही, उसके साथ साथ हम कुछ नए टॉपिक्स भी उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा रहेगा सिलेबस पाठ्यक्रम का, हिंदी पाठ्यक्रम का। सबसे पहला टॉपिक रहेगा शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में आप देखते होंगे कई शब्द ऐसे जो हम गलत लिखते हैं उससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपका टॉपिक होगा विलोम शब्द। तीसरा हमारा टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। चौथा हमारा टॉपिक होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक शब्द जैसे कि आप सुनते होंगे ना, ऐसे वाक्यांश आता होगा, पूरा एक जो है आपको स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। जैसे कि पूछ देता है कि जो जिसको मारा ना जा सके या फिर जिसका पति जो है का मृत्यु हो चुका हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और आगे देखते हैं। साथ में आप जो है इस पाठ्यक्रम को आप नोट भी करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक हमारा जो है वो है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति। ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये मैंने पिछले पेपर्स जो हुए हैं उसको एनालिसिस करके, मतलब उसका आकलन करके मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 7 सातवां हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या होता है, एक वाक्य देता है और आपको 4 ऑप्शन देता है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है यानी कि सही है। 8वां हमारा जो टॉपिक रहेगा, 8वां टॉपिक हमारा है आपका, कब आते हैं व्याकरण वाले पोर्शन पे जो अभी स्टार्ट किया है पूछना। संज्ञा हो गया,
सर्वनाम हो गया। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये अभी जो है 2024 का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें देखने को मिला था। 10वां के क्रिया, 11वां हो गया विशेषण, अगला जो टॉपिक होगा हमारा काल से भी प्रश्न देखने को मिला है। लिंग जो टॉपिक है उससे भी हमें प्रश्न देखने को मिला है। वचन एक टॉपिक है, तो वचन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और आपके जो है टॉपिक हैं तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, इससे भी जो प्रश्न देखने को मिले हैं। 16वां जो है वाच्य एक टॉपिक है, तो वाच्य से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। 17वां आपका टॉपिक है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो हमें थोड़ा सा जो है वर्णमाला का भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न तो देखने को नहीं मिला है वर्णमाला से, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हमें वर्णमाला के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर को क्या बोला जाता है, कौन से जो वर्ण होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन, या फिर कौन से स्वर जो है क्या कहलाते हैं, ये सब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको जो है सिलेबस दिखा देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है जीडी के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है आप अपनी इसको कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था टॉपिक, उसको मैंने लिखवा दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिसको लिखना हो तो। एक्चुअली हमारे पास इस बार जो है टाइम ज़्यादा है, तो उस टाइम को प्रॉपर जो है यूटिलाइज करेंगे और एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे, ताकि जो है हमारा एग्ज़ाम में अगर एक भी प्रश्न इन सभी टॉपिक से आते हैं तो हम इजीली उसको कर पाएँ, हमारा वो प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए अब हम अपना एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे। नया टॉपिक हमारा रहेगा वाच्य। वाच्य जो है टॉपिक हमारा आज रहेगा, छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं 10 मिनट में ट्राई करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर है एसएससी जीडी 2024 वाला, उसमें वाच्य से जो है एक प्रश्न जो है देखने को मिला है किसी शिफ्ट में। तो टाइम है हमारे पास, तो प्रॉपर उसका टाइम का यूटिलाइज करेंगे और एक भी टॉपिक जिससे प्रश्न बन सकता है वो हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो छोटा टॉपिक है वाच्य, आज इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वाच्य होता क्या है, तो वाच्य की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। वाच्य की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, कर्ता कर्म या भाव में से कर्ता कर्म या भाव में से एक की भी प्रधानता है, एक की भी प्रधानता है,
क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। तो ये जो है बेसिकली वाच्य की जो है परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से एक की भी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य जो है ये आप जो है अब इसके भेद लिखते हैं हम कि वाच्य जो है बेसिकली कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के भेद हमारा अगला टॉपिक है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य मुख्य रूप से 3 तरीके का होता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कौन सा होता है आपका? कृतवाच्य। दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। अभी हम सारा जो है एक एक परिभाषा लिखेंगे। और थर्ड होता है हमारा भाववाच्य। इसमें सबसे कन्फ्यूजन जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा प्रश्नों में, वो भाववाच्य में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है आप देखते ही पहचान जाओगे। इसमें बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट देगा, एक जो है वाक्य देगा लिख के, और पूछेगा आपसे प्रश्न में इनमें से कौन सा वाक्य जो है वाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 3 भेद होते हैं वाच्य के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जो एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। सबसे पहला रीडिंग डालेंगे कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या होता है? तो कृत्यवाच्य की सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं हम। कृत्यवाच्य की परिभाषा लिखते हैं कि कृत्यवाच्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें, इसकी परिभाषा है ऐसे वाक्य जिनमें, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिनमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कर्ता आपको सबको पता होगा, वाक्य में कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है उसी को हम कर्ता बोलते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो अगर आपको ऐसे पहचानना है कि कर्ता कौन है, तो आप वहाँ पे प्रश्न भी कर सकते हैं कौन बाजार जाता है, तो वहाँ पे आंसर आएगा राम, तो राम वहाँ पे कर्ता है। ठीक है, तो इस तरीके के। तो कृतवाच्य में क्या होगा? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखो, एक इसमें पहचान लिखेंगे। सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि एक कृतवाच्य है, तो इसके लिए लिखेंगे कृतवाच्य में, कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक, क्रिया जो होगी, क्रिया अकर्मक व सकर्मक। कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। यहाँ पे 2 नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया में जब हम क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। वैसे सिर्फ इतना जानो कि ऐसी क्रिया, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें ऐसी क्रिया आती है जिसमें जो क्रिया किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती है, मतलब कि किसी कर्म पे डिपेंड नहीं रहती है, उसको जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें जो है आपको कर्म, मतलब जो है कर्म के साथ आपको वाक्य जिस पे कर्म डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं इसका।
लड़का जाता है। तो लड़का जाता है तो इसमें क्या है, लड़का आपका हो जाएगा कर्ता। यहाँ आप पूछ भी सकते हो प्रश्न कि कौन जाता है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा लड़का जाता है। तो लड़का आपका कर्ता हो जाएगा और जाना जो है क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो एक जो है ये हो गया। और ये उदाहरण किसका उदाहरण है, तो आप देखो कि जो जाना एक क्रिया है, वो एक कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है, जिसमें मतलब किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक उदाहरण दूसरा देखा जाए, अगर इसी कृतवाच्य का एक दूसरा उदाहरण देखें, तो एक उदाहरण आपको हो जाएगा राम दूध पीता है। तो राम दूध पीता, इस वाक्य में अगर आपसे कर्ता पूछे तो कर्ता हो जाएगा राम, पीना हो जाएगा क्रिया। लेकिन ये पीना जो है किस पे निर्भर कर रहा है, तो ये दूध पे निर्भर कर रहा है। तो दूध जो हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा कर्म, एक तरीके से कर्म है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मतलब ये अगर मैं ऐसे लिखूँ राम पीता है, तो थोड़ा सा वाक्य आपको इनकम्प्लीट यानी अधूरा लगेगा। लेकिन राम क्या पीता है, तो दूध पीता है। तो यहाँ पे ये क्रिया जो है एक दूसरे कर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे राम कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, राम पानी पी रहा है, उस तरीके का। तो इस तरीके की जो क्रिया जो दूसरे पे निर्भर करती हैं उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो ऐसी क्रिया जो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब उसको किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक पहचान और लिख सकते हो आप। इसके जो है आप एक पॉइंट बनाओ और इसमें आप एक पहचान लिख सकते हो। कृतवाच्य में विभक्ति चिन्ह ने आता है, विभक्ति चिन्ह एक आता है ने। ये एक आप पॉइंट डालो और दूसरा एक और पॉइंट डालेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट ये, अगर कर्ता के साथ विभक्ति, अगर कर्ता के साथ विभक्ति, अगर कर्ता के साथ विभक्ति व कर्म के साथ विभक्ति, वो कर्म के, यदि कर्ता के साथ विभक्ति और कर्म के साथ विभक्ति न हो, विभक्ति न हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। ठीक है, एक हम ये भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे उदाहरण में एक और आप लिख सकते हो नीचे। एक उदाहरण हो जाएगा आपका, सीता ने अनार खाया। सीता ने अनार खाया। ठीक है, कृतवाच्य में विभक्ति चिन्ह ने आता है। एक आप पहचान ये भी मैंने लिखवाया था। तो एक वाक्य मेरे सामने है, सीता ने अनार खाया, और आपके सामने अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा वाच्य है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे पहचान सकते हो कि यहाँ पे ने है। और जो मैंने लिखवाया कि अगर कहीं पे भी विभक्ति चिन्ह ने दिख जाए तो आप तुरंत जो है वहाँ पर लगा सकते हो कि ये कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है सीता तो हो जाएगी कर्ता, ने हो जाएगा आपका विभक्ति चिन्ह, और अनार हो जाएगा क्या, कर्म, और खाया क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा क्रिया। ठीक है, दूसरा में लिखा था अगर कर्ता के साथ विभक्ति और कर्म के साथ विभक्ति न हो तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलेगी। उसको भी देखते हैं एक बार। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल था इसका बेसिकली, सीता ने अनार खाया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गीता ने खीर खाई, इस तरीके के जो उदाहरण आते हैं आपके। ठीक है, अब हम दूसरा जो है पॉइंट देखते हैं। वाच्य में दूसरा जो चीज़ होता है आपका, नया पेज ले लेता हूँ मैं। एक नया पेज लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं दूसरा हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो कृतवाच्य हमने पढ़ लिया, दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य होता है, तो कर्मवाच्य की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, इसमें आप पहचान लिखो, मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक रहती है। इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो, एक आप स्टार बना के, इसमें जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगा। सकर्मक होगा। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो पहचान के लिए, क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का जो लिंग या वचन होगा वो कर्म के अनुसार बदलेगा, ना कि कर्ता के अनुसार। तो यही होता है कर्मवाच्य। एक और आप इसमें पहचान लिख सकते हो, एक और इसकी पहचान है, पहचान के द्वारा या शुरू में कर्म का बोध कराती है। पहचान इसका लिख सकते हो, के द्वारा या शुरू में कर्म का बोध कराती है। कर्म का बोध कराती है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, तब हमको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम क्या ये चीज़ें लिख रहे हैं। आप मेरे साथ लिखते चलेंगे सभी। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण अब देखते हैं। उदाहरण है आपका, आम खाया जाता है। आम खाया जाता है। तो इसमें क्या है, आम जो है, आम एक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसमें कर्म जो है आम हो जाएगा, खाया हो जाएगा क्या, क्रिया। ठीक है, और क्या है, आम जो है, आम, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है क्रिया का जो लिंग होगा और जो वचन होगा वो किस पे निर्भर करेगा, तो कर्म पे निर्भर करेगा। तो कर्म जो है वो हमारा आम है, और आम एक कौन सा है, तो एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और खाया जो है, ये भी जो है क्रिया भी क्या हो जाएगी, पुल्लिंग ही होगी। ठीक है,
तो ये एक पहचान है आपका। आम आपका जो है पुल्लिंग है और खाया भी जो है। और ये जो है मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में क्रिया का जो लिंग होगा वचन होगा वो कर्म के अनुसार होगा। तो अगर आम पुल्लिंग है तो खाया भी जो है यानी कि क्रिया भी जो है वो पुल्लिंग ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं इसका। उदाहरण दूसरा है, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो यहाँ पे भी जो है आप डायरेक्ट जो है इसमें उपन्यास क्या हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा। इसमें कर्म की प्रधानता है। और जो है एक पहचान लिखवाया था मैंने आपको कि जहाँ भी आपको के द्वारा या फिर शुरू जो है ये चीज़ें दिख जाए, यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना आपको एक पहचान कि के द्वारा अगर लिख जाए शुरू में कर्म का बोध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस उदाहरण में कि उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके के अगर वाक्य आ जाएँ तो आप डायरेक्टली जो है कौन सा जो है वाच्य यहाँ पे बोलोगे, तो ये वाच्य जो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। उसके साथ साथ इसमें द्वारा एक जो है विभक्ति चिन्ह भी आया हुआ है। जैसे कि कृतवाच्य में हमने एक विभक्ति चिन्ह देखा था, ने ज़्यादा आता है, उसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो द्वारा हो गया। और पढ़ा जो है क्या हो जाएगा, एक क्रिया है। ठीक है, और भी एक बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आपका ये भी है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है एक है के हाथों का, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है के द्वारा, यानी बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे के द्वारा एक तरीके से छुपा हुआ है, बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया। तो कहीं ना कहीं अगर के द्वारा अगर आपको एक विभक्ति चिन्ह दिख जाए तो आपको बिना किसी भी हेजिटेशन के यानी कि घबराहट के आपको तुरंत आंसर करना है कि ये कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे आपके कर्मवाच्य के। ठीक है, अब हम जो है लास्ट इसका जो है कंप्लीट करने वाले हैं, और वो है हमारा आपका लास्ट कौन सा था, भाववाच्य। तो अब हम भाववाच्य को देखते हैं और इसके साथ ही हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड हम पॉइंट लिखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य, इसकी परिभाषा लिखेंगे। इससे जो प्रश्न हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर एसएससी जीडी 2024 के परीक्षा में। भाववाच्य एक उदाहरण दिया था और आपसे पूछा था कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो, इसका उदाहरण है भाव के अनुसार, यदि क्रिया में, भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान लिख सकते हो स्टार डाल के, कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग, कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता दिखाने के लिए किया जाता है। असमर्था मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने वाक्य सुना होगा कि मेरे द्वारा मुझसे चला नहीं जाता या मुझसे ये काम नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको जो है असमर्थता का बोध दिखने को मिलता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आपको ऐसा फील हो या ऐसा महसूस हो कि इसमें कहीं ना कहीं असमर्थता की बात की जा रही है या बोध हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो है लिख देंगे कि ये भाववाच्य है। ठीक है, तो कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता दिखाने के लिए किया जाता है।
दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें लिखोगे, इसमें क्या होगा, क्रिया कैसी होगी, तो इसमें क्रिया जो होगी वो अकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी, तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। इसमें वचन कैसा होगा, तो वचन हमेशा एक वचन होगा। वचन कैसा होगा, तो एक वचन होगा। और एक और चीज़ इसमें लिखोगे, लिंग कैसा होगा, तो लिंग होगा अन्य पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके जो है कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण मैं लिखता हूँ इसके। उदाहरण है आपका, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं किस चीज़ की जो है क्या चीज़ इसमें दिखाना चाहता है, तो असमर्थता दिख रहा है हमें। मतलब कि एक व्यक्ति है जिससे बैठ नहीं पा रहे, तो इसको पढ़ने के बाद से हमें कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, तो असमर्थता दिख रहा है, यानी कि वो व्यक्ति ये काम नहीं कर पा रहा है। तो कभी भी ऐसा हुआ कि जिसमें आपको कोई असमर्थता दिखे, तो आप तुरंत आपको वहाँ पे टिक करना है कि ये भाववाच्य है। ठीक है। और भी इसके उदाहरण है, सीता से हंसा नहीं जाता। सीता से हंसा नहीं, सीता से हंसा नहीं जाता। इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो असमर्थता ही देखने को मिल रही है। मतलब सीता से हंसा नहीं जाता, ये भी एक असमर्थता है। ठीक है। और भी इसके उदाहरण देखते हैं, एक दो उदाहरण। चलो अब सोया जाए। चलो अब सोया जाए। एक और उदाहरण लिखते हैं इसके, राम से तेज दौड़ा जाता। राम से तेज दौड़ा नहीं जाता। ठीक है। तो इस तरीके के जो वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी भाववाच्य के उदाहरण है। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक भी जो है वाच्य कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इसी के साथ आई होप जो है ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट में भी जो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप जो कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रश्न या फिर कोई जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।